अच्छा एक चीज और, वो हम ये कह रहे थे कि यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं। आपको पता है आपके सारे क्लास रिकॉर्डेड यूट्यूब पे भी अपलोडेड है। KVSS लाइव करके चैनल, हाँ, KVSS लाइव पे जाना, उसमें एक होगा नेशनल इनकम अकाउंटिंग, मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग करके लिखा ही हुआ है पार्ट 3, उसमें वही है इनकम और जी सर, हम देखे हैं सर। हाँ, वहां पे भी आप देख सकते हैं। ऐसे हम कल पढ़ा भी देंगे, एक बार पहले देख लोगे तो भी ठीक है ना। आओ आज हम लोग ये शुरू करें। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मेथड देखिए ये क्या है कि जब हम लोग शुरू में पढ़ रहे थे नेशनल इनकम, शुरू में मतलब जब हम लोग मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम व्हेन वी वर स्टडीइंग दैट, so we discussed 3 different methods. I told you that the first method is product method, when the valuation of GDP is calculated on the basis of total production of goods and services. It is also called final product method because we take into consideration the value of final goods and services. ठीक है, कि गुड्स जब प्रोड्यूस हो गया, जब फाइनल गुड्स आप अपने फैक्ट्री से, आउटलेट से बाहर निकला, ठीक है, उसकी वैल्यूएशन उस पॉइंट पे कर लेना। ठीक है, वो है आपका प्रोडक्ट मेथड। दूसरा था आपका इनकम मेथड, जिसमें क्या था कि हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो प्रोडक्शन सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज रेंडर करता है। प्रोडक्शन सेक्टर को जब ये फैक्टर सर्विस मिलता है तो वो उसके लिए पेमेंट करता है वापस हाउस होल्ड सेक्टर को इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, वेजेस, है ना, इंटरेस्ट और रेंट। ठीक, तो बिजनेस सेक्टर से या प्रोडक्शन सेक्टर से पैसा मूव होता है हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ। जब हाउस होल्ड सेक्टर के पास पैसा आता है तो उसके पास इनकम आ जाता है। इनकम आने का मतलब ये है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड करने लगता है। जब आपके पास पैसा आएगा तब ना आप चीजों को खरीदने की इच्छा रखेंगे, है ना। जब इनके पास पैसा आता है तो ये गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड करते हैं मार्केट में। अच्छा, गुड्स एंड सर्विसेज बना कौन रहा है? बना रहा है प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर जो है वो गुड, अब इस बार क्या होता है कि हाउस होल्ड सेक्टर से पैसा मूव होकर के प्रोड्यूसर सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर के पास जाता है और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर के पास आते हैं। ठीक है, तो ये जो इनकम बीच में आया ना, इनकम का खेल, ठीक है, जो आपको प्रोडक्शन सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को दे रहा है, ठीक है, तो ये उसी का टोटल है। ठीक है, तो इस मेथड के हिसाब से, इनकम मेथड के हिसाब से, जीडीपी इज इक्विवेलेंट टू टोटल ऑफ गुड्स एंड टोटल value of incomes generated by the different factors of production in a country। किसी एक देश में जो अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उन्होंने एक साल में कितना इनकम जनरेट किया, उसी का टोटल है आपका, ये आपका इनकम मेथड के अकॉर्डिंग जीडीपी। ठीक है, अब आते हैं तीसरा, एक्सपेंडिचर मेथड। ये कह रहा है कि इस मेथड को समझने के लिए द फर्स्ट थिंग दैट वी विल हैव टू डू इज टू डिवाइड द इकोनॉमी इनटू 4 सेक्टर्स। ठीक है, हम लोग को इकोनॉमी को 4 अलग अलग सेक्टर में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसा हम लोग जब, माय इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, ओके, कैन यू हियर मी? हेलो, यस सर। ओके, हेलो, यस सर। okay, okay. So expenditure method, what does expenditure method say? कि in order to understand the GDP under this concept, we will have to divide the economy into 4 डिफरेंट सेक्टर्स। हम लोग को इकोनॉमी को 4 डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहला है हाउस होल्ड, जो कि कंजम्पशन का काम करता है, बिजनेस जो कि प्रोडक्शन का काम करता है, गवर्नमेंट जो कि रेगुलेशन का काम करता है, और फॉरेन ट्रेड। ठीक है, फॉरेन ट्रेड क्या है? यानी विदेशी, जो है आपके पास, जो आप विदेश के साथ लेन देन का काम करते हैं, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बेसिकली। ठीक है, ये 4 सेक्टर हैं। इस फॉरेन ट्रेड को आप इंटरनेशनल बिजनेस सेक्टर भी मान सकते हैं। ठीक है, अब कहता है जीडीपी इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय दिस 4 सेक्टर्स
फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमी इन ईयर। कह रहा है किसी देश के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज एक साल में प्रोड्यूस हुए उनको खरीदने के लिए ये चारों फैक्टर्स, सॉरी ये जो चारों सेक्टर्स हैं इकोनॉमी ने के, उन्होंने जितना पैसा खर्च किया वो आपका जीडीपी के इक्वल होगा। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ बोल्ड अक्षर में देखिए, व्हाट इज रिटन हियर इन बोल्ड लेटर्स, जीडीपी। जीडीपी इज इक्वल टू प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी हाउस होल्ड सेक्टर ने कितना अपने कंजम्पशन पे खर्च किया, ठीक है, प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी हाउस होल्ड और बिजनेस सेक्टर ने मिलकर के कितना इन्वेस्टमेंट का काम किया मार्केट में, प्लस नेट एक्सपोर्ट, उसमें आपको एक्सपोर्ट को जोड़ देना है। नेट एक्सपोर्ट निकालने के लिए आपको एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर देना होगा, नेट एक्सपोर्ट निकलेगा। वंस यू हैव जीडीपी यू कैन इजीली कैलकुलेट जीएनपी। अगर आपके पास जीडीपी है तो आप उसमें एनएफआई ऐड कर दीजिए, ठीक है, आपका जीएनपी निकल जाएगा। अब जीएनपी निकल गया तो एनएनपी निकालने में क्या है भाई, एनएनपी निकालने के लिए जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, आपका एनएनपी निकल आया। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जिसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में नेशनल इनकम भी कहते हैं, ठीक है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए आपको एनएनपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा देना है, ठीक है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालना है आपको ऊपर मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, आपके बुक में भी फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ ऊपर भी है नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स में निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस कर देना होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल आता है, ठीक है। अब आपका नेशनल इनकम निकल आया। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स है मतलब कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। जब हम एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो देयर आर सम पॉइंट्स वेयर वी हैव टू पे मच अटेंशन। The first point that says private final consumption expenditure. Private final consumption expenditure क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है it refers to the expenditures on consumer goods and services. ठीक है, कह रहा है कि consumer goods मतलब those goods which are ready to be consumed directly once it is out from the factory or outlet. ठीक है, जब भी किसी फैक्ट्री आउटलेट से जो कोई गुड निकलता है और उसको डायरेक्टली कंज्यूम किया जा सकता है वो आपका कंज्यूमर गुड्स है, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स के ऊपर जितना पैसा खर्च किया गया होगा कंज्यूमर गुड्स को खरीदने के लिए वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है। दूसरा है ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, कहता है इट इंक्लूड्स ऑल टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय द बिजनेस। कह रहा है बिजनेस सेक्टर ने एक साल में मार्केट में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है, ये कहलाता है आपका ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। लेकिन डोमेस्टिक वर्ड है तो आपको ध्यान रखना है कि वो पैसा नेपाल में ही इन्वेस्ट किया गया होना चाहिए, ये नहीं कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है। ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि द टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय द बिजनेस इन द इकोनॉमी इन अ ईयर, एक साल में, ठीक है, एक देश में। कहता है अब आइए थर्ड पॉइंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर की क्यों जरूरत होती है भाई? गवर्नमेंट को सिक्योरिटी मेंटेन करना है, एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का काम करना है, ये सब करने के लिए उसको पैसे की जरूरत होती है और उस पैसे को वो खर्च करता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में ये सारी चीजें आ जाएंगी, जितना पैसा वो सिक्योरिटी में खर्च कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में खर्च कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर रहा है या डेवलपमेंट यानी विकास के काम में खर्च कर रहा है। अब आइए नेट एक्सपोर्ट, अभी बताया कि एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को घटा दीजिए, नेट एक्सपोर्ट निकल आया। तो यही ये लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपोर्ट एंड टोटल इंपोर्ट। एनएफआईए आप लोग सबको पता है, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड इज द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, द फैक्टर पेमेंट्स दैट वी हैव मेड टू द फॉरेनर्स एंड द फैक्टर इनकम्स दैट वी हैव अर्न्ड फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। हमने विदेश के जो देश हैं, फॉरेन जो कंट्रीज हैं, वहां पे हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बन करके वहां से कितना कमा पाए, और हमारे यहाँ जो लोग विदेशी हैं, ठीक है, वो हमारे देश में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बन के वो अपने देश कितना पैसा ले जा रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस है एनएफआईए। आपस में इन दोनों को घटा दीजिए, आपको एनएफआईए मिल जाएगा। अब ये 6 पॉइंट डेप्रिसिएशन, आपको पता है वियर एंड टियर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स वी हैव डिस्कस्ड मल्टीपल टाइम्स। डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी घटा दीजिए, आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिलेगा। कहता है एक्सक्लूजन फ्रॉम एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, कह रहा है एक्सपेंडिचर में हमको कौन कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं जो एक्सक्लूड करने हैं। देयर आर सम एक्सपेंडिचर्स दैट वी हैव नॉट टू take into consideration while calculating
national income, GDP or any of the aggregate, ठीक है, from this method, expenditure method. The first one is expenditure incurred on purchase of goods and services during a year should be included. What does it say? Expenditure incurred on purchase of goods and services. कहता है कि जितना पैसा हमने गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए खर्च किया है एक साल में ड्यूरिंग अ ईयर शुड बी इंक्लूडेड. इसको हमको तो इंक्लूड करना है क्योंकि ये तो टोटल कंसेप्ट ही इसका यही है कि एक साल में हमने गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए कितना पैसा खर्च किया वो हमको इंक्लूड करना है. लेकिन छोड़ना क्या है? इट मस्ट एक्सक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन प्रीवियसली प्रोड्यूस्ड गुड. कह रहा है पिछले साल आप एक गुड खरीदे थे, अब उसके मेंटेनेंस में इस साल पैसा लग रहा है ना. पिछले साल आपने जब एक बाइक खरीदा था तब उसको जीडीपी में लिया गया था, लेकिन अब इस साल क्या हुआ कि इस साल उस बाइक के सर्विसिंग में आपका 20,000 रुपया खर्च हो गया, तो उस 20,000 रुपये को नहीं लेंगे क्योंकि वो प्रीवियसली प्रोड्यूस्ड गुड है, वो लास्ट ईयर का गुड है, उसको लिया जा चुका है नेशनल इनकम में. इस साल उसके ऊपर आप 20 लाख या 20,000 कुछ भी खर्च करें उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा. समझ में आया? एवरीवन गॉट इट? ओके. अब आइए सेकंड, कहता है एक्सक्लूजन ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर्स फॉर द पर्पस ऑफ फॉर द परचेज ऑफ यूज्ड गुड्स. कह रहा है कि इस्तेमाल किए गए गुड के ऊपर अगर किसी भी तरीके का आप खर्च कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल इंक्लूड नहीं किया जाएगा. आपको और क्या एक्सक्लूड करना है? परचेज ऑफ ऑल फाइनेंशियल एसेट्स लाइक बॉन्ड्स, स्टॉक्स एटसेट्रा. अगर बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज, स्टॉक्स, शेयर्स ये सब आप खरीद रहे हैं तो इसके ऊपर जो आपका पैसा खर्च हो रहा है उसको भी नेशनल इनकम के अकाउंटिंग में नहीं लिया जाएगा. उसके कहता है एक्सक्लूजन ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. सरकार जो है लोगों की मदद के लिए उनको ट्रांसफर पेमेंट करती है ना, जैसे ओल्ड एज अलाउंस हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया, ये सब सरकार का एक एक्सपेंडिचर है. लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर का एक्सपेंडिचर होने के बाद भी इसको हम नहीं इंक्लूड करते हैं. आपको हमेशा हम बताएं कि ट्रांसफर पेमेंट को हम नेशनल इनकम के ओवरऑल कंसेप्ट में इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इसको इंक्लूड नहीं करना है. अब आइए फिफ्थ पॉइंट, कहता है एक्सक्लूजन ऑफ एक्सपेंसेस मेड ऑन इंटरमीडिएट गुड्स. ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर अगर किसी तरह का एक्सपेंस आपने बियर किया है तो उसको भी नहीं लेंगे. कहने का मतलब ये है कि इंटरमीडिएट गुड खरीदे, ठीक है, 2 लाख रुपए का, उसको ट्रांसपोर्ट करके अपने फैक्ट्री तक लाए, 20,000 रुपए और ऐड हो गया, तो 2,20,000 हम नहीं लेंगे. क्यों? क्योंकि हमको तो इंटरमीडिएट गुड का वैल्यू ही नहीं लेना है भाई, हमको फाइनल गुड से मतलब है. पहली चीज तो ये. और जब इंटरमीडिएट गुड को हम ले ही नहीं रहे, इंटरमीडिएट गुड का हम वैल्यूएशन कर ही नहीं रहे, उसके ऊपर हम कितना ही पैसा खर्च कर रहे हैं, अगर वो हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो फिर उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का खर्च हो, दैट डजंट मैटर. प्लीज गिव मी अ सेकंड. अभी समझ में आया है यहाँ तक? अब आइए नीचे देखते हैं. कहता है डिफिकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम इन डेवलपिंग कंट्रीज. कह रहा है डेवलपिंग कंट्रीज जो विकासशील देश हैं वहां पे नेशनल इनकम मेजर करने में क्या क्या समस्या आती है. ठीक है, तो हम लोग को पता है कि इकोनॉमी के हिसाब से 3 तरह का देश होता है. एक होता है आपका डेवलपिंग, एक होता है डेवलप्ड, एक होता है अंडर डेवलपिंग. ठीक है, तो नेपाल जो है वो डेवलपिंग इकोनॉमी है. ठीक है, इसका इकोनॉमी डेवलप हो रहा है, अभी हम लोग पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं है, विकसित नहीं है. तो हमारे देश में कुछ अलग ही तरह का प्रॉब्लम है. ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके चैलेंजेस डेवलप्ड कंट्रीज से बहुत अलग हैं. डेवलप्ड कंट्रीज के यहाँ चैलेंज क्या है कि वो लोग होमोसेक्सुअलिटी के लिए फाइट कर रहे हैं, है ना. हमारे यहाँ चैलेंज ये नहीं है दैट पीपल आर थिंकिंग अबाउट होमोसेक्सुअलिटी. हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ लोगों को रोजी रोटी नहीं मिल रहा है, बेसिक के लिए हम लड़ रहे हैं अभी भी. बिजली, पानी, घर, सड़क, कपड़े, अच्छा पढ़ाई, शिक्षा, ये हमारा टेंशन है. उनका टेंशन ये है कि लड़का लड़के से शादी क्यों नहीं कर सकता है. समझ रहे हैं? ठीक है, तो डिफिकल्टीज कहने का मतलब है कि उनके प्रॉब्लम्स अलग हैं यहाँ पे. हालांकि हम लोग को वो डिस्कस नहीं करना है, पर मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि कैसे एक डेवलप्ड कंट्री का प्रॉब्लम जो है वो डेवलपिंग कंट्री से अलग है. ठीक है, अब डेवलपिंग कंट्रीज में कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम है. जैसे पहला प्रॉब्लम यहाँ लिखा है, अ लार्ज शेयर और द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट ब्रॉट टू द मार्केट. ठीक है, कह रहा है कि प्रोडक्शन सेक्टर, ठीक है,
या फिर एग्रीकल्चरल सेक्टर, बेसिकली यहाँ पे एग्रीकल्चरल सेक्टर को लेते हैं कि वो जितना गुड्स प्रोड्यूस करते हैं ना, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मार्केट तक आ ही नहीं पाता, क्योंकि वो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर करते हैं, वो अपने जीने के लिए एग्रीकल्चर करते हैं, वो खुद ही कंज्यूम कर जाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, मार्केट तक आ ही नहीं पाता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है आर इधर डायरेक्टली, टाइप नहीं करते हैं। हाँ, आर इधर डायरेक्टली कंज्यूम्ड और एक्सचेंज्ड फॉर अदर कमोडिटीज। कह रहे हैं उसको पैसे में कन्वर्ट ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसको तो डायरेक्टली या तो कंज्यूम कर लिया जाता है या फिर दूसरे के साथ किसी दूसरी क्वांटिटी के साथ उसको एक्सचेंज कर लिया जाता है। जैसे नीरज को हम बोले अरे यार तुम हमको मकई दे दो, हमसे धान ले लो, ठीक है, तो क्या हुआ वो जो प्रोड्यूस किया ना मैंने, वो मोनेटाइज ही नहीं हो पाया, वो मनी में तब्दील ही नहीं हो पाया, है ना, मनी में कन्वर्ट ही नहीं हो पाया। कहता है दस अ लार्ज पार्ट ऑफ द इकोनॉमी इज नॉन मोनेटाइज्ड, इसीलिए इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो नॉन मोनेटाइज्ड हो जाता है, यानी एक बहुत बड़ा हिस्सा इकोनॉमी का ऐसा हो जाता है जो पैसे में कन्वर्ट ही नहीं किया जा सकता। अब आते हैं दूसरा, कहता है लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज इलिटरेट। कहता है हमारे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या जो है, जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अनपढ़ है, इलिटरेट है, एंड इट इज वेरी टफ फॉर देम टू प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर ओन इनकम्स। और उनके लिए, ठीक है, उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि उनके पास कोई इंसान जाए जो सर्वे कर रहा हो नेशनल इनकम का या डेटा कलेक्शन का काम कर रहा हो, वो उसके पास जाए और उससे पूछे कि भैया कितना प्रोड्यूस कर लेते हो, ठीक है, कितना इनकम जनरेट करते हो एक साल में, कितना टैक्स देते हो, उसको कुछ नहीं पता। हो सकता है वो बहुत प्रोड्यूस कर रहा हो, पर वो इतना इलिटरेट है दैट इट डज नॉट नो हाउ टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हिज ओन इनकम्स। अपने ही इनकम के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन देना है वो उसको पता ही नहीं। तो यहाँ पे हम फेल हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है पीपल आर सुपरस्टिशियस एंड डू नॉट प्रेफर टू डिस्क्लोज देयर इनकम। कह रहा है कि लोग यहाँ जो है वो सुपरस्टिशियस होते हैं, किसी से पूछिए अरे आपकी सैलरी कितनी है तो बोलेगा मर्दों से उसकी सैलरी नहीं पूछते, होता है ना, ये कॉमन हम लोग के यहाँ, है ना, और लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछते। अरे हंसो भाई, हंसने वाली बात। यस सर। मैं क्लास से सर। कोई नहीं, क्लास होता तो मजा आ जाता सर। पूछते हैं सर, आप पूछते हैं, ठीक है, तो क्या आप होता भी है, तो पूछ सकते हैं। हम इसलिए पूछते हैं बेटा, हम सुपरस्टिशियस नहीं, हम हमसे तुम मेरा सैलरी पूछते तो हम बता नहीं देते, हाँ, तो सुपर बताइए सर। बता चुके हैं भाई कि चीज सर आप पूछते हैं ना, तो सुपरस्टिशियस का मतलब ये है पूछो ना पूछो। लोग जो है वो अंधविश्वासी हैं, ठीक है, अंधविश्वासी है मतलब अंधविश्वास पे विश्वास करते हैं, है ना, उनसे उनकी सैलरी पूछो या इनकम पूछो, भैया कहाँ कहाँ से कमा लेते हो, तो बोलता है कि अरे आम खाओ ना, गुठली क्यों गिनते हो, है ना। तो दीज ऑल आर द थिंग्स, इस वजह से, ठीक है, हम लोग को डेटा नहीं मिल पाता, इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता है। फिर कहता है फोर्थ नंबर क्या चैलेंज है, a developing country has many small and big sources of occupation, income and livelihood, thus it becomes difficult to compute national income। कह रहा हमारे कंट्री में इतना वैरायटी का ऑक्यूपेशन अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि जीने के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं, लाइवलीहुड कमाने के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, खाली ना बैठने के लिए लोग किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, कि कितना एक्चुअली इनकम जनरेट हो रहा है और वो किस किस जगह से जनरेट हो रहा है, ये हम लोग को पता लगाना बड़ा दिक्कत है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए ये जो हमारे छोटे छोटे पेडलर्स हैं, या जिनको हम लोग ये कहते हैं हॉकर्स हैं, ठीक है, जो घर घर जाकर के सामान पहुंचाते हैं, या मोची हैं, कॉबलर है ना, शूमेकर, या फिर आपके बार्बर, है ना, ये इतना डाइवर्स्ड हैं और इतने ज्यादा हैं, ठीक है, कि हमको पता ही नहीं चल पाता कि भाई इस सेक्टर से भी कितना पैसा जनरेट किया जा सकता है ना, या इस सेक्टर से कितना पैसा आ रहा होगा। सो दिस इज द प्रॉब्लम कि हमारे यहाँ इतने छोटे और बड़े सोर्सेस ऑफ ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय के इतने ज्यादा साधन हैं, छोटे और बड़े बन गए हैं, जबरदस्ती बना दिए गए हैं, कि हमारे लिए नेशनल इनकम को कंप्यूट करना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि हमको सारे सोर्सेज ऑफ ऑक्यूपेशन के बारे में पता ही नहीं है। ठीक, अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट, कहता है डेवलपिंग कंट्रीज लैक सफिशिएंट एंड ट्रेन्ड मैन पावर हु कैन मेक द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम करेक्ट एंड एक्यूरेट। कह रहे हैं अब देश में दूसरी एक समस्या ये है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट कौन करेगा, जिसको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है वो तो बहुत क्वालिफाइड इंसान होना चाहिए, अब वो नहीं है, वैसी टीम ही नहीं है, तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करेक्ट और एक्यूरेट हो इस बात की कोई गारंटी नहीं, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज दैट are observed while calculating the national income of a country. Okay,
So this was our chapter. We have finished this, huh? And आपके सोर्सेस ऑफ इलीगल इनकम भी हो सकता है सर। सोर्सेज ऑफ इलीगल इनकम को तो लेते ही नहीं है ना, विंडफॉल, इलीगल इनकम, ये सब तो लेते ही नहीं नेशनल इनकम में। अगर हमको पता भी चलेगा तो हम उसको नहीं लेंगे। वही ना सर, नहीं आएगा तो रियल नेशनल इनकम नहीं पता चलेगा। नहीं, नंबर 2 का पैसा लेना ही नहीं है भाई, और विंडफॉल को भी नहीं लेना। विंडफॉल कहने का मतलब कहीं से लॉटरी पड़ गया, ये सब पैसा भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। अच्छा, एक चीज और, हम ये कह रहे थे कि आपके बुक में न्यूमेरिकल नहीं दिया है, ठीक है? तो हमको नहीं लगता कि आपके